मेरे यहाँ एक बार एक कोई स्कूल कॉलेज का ग्रुप आया हुआ था, तो बहुत डांस वांस करके और सारा ग्रुप चला गया। एक दादी बैठी बैठी रो रही थी, तो मैंने कहा अभी तो डांस कर रही थी इतना, अभी बच्चे सब चले गए, अब रो रही है। तो बहुत पूछने पे उसने मुझे बताया कि मैडम वो जो एक चश्मे वाली लड़की थी ना, नाच रही थी, डांस कर रही थी, चश्मा लगी हुई लंबी लंबी। मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ कि वो मेरी पोती थी। पोती को नहीं पता ये दादी है उसकी, कि ये जब 1.5-2 साल की थी तब मेरे को घर से बाहर भेज दिया गया था। एक माँ का बेटा आया था कि मिलना है, और वो माँ की चूड़ी उतार के ले जा रहा था। तो जब हल्ला हुआ तो चूड़ी 3-4 चूड़ियां थी, 4 में से गलती से उसके हाथ में एक ही आई, लेकिन शोर हो गया चोर चोर, तो वो भाग गया लेके एक चूड़ी। आया तो वो 4 चूड़ी लेने था। मुझे कहा था माँ की याद आ रही है, माँ से मिलना है। 4 में से 3 चूड़ियां रह गई थी, शायद 3 बार बेटा और मिलने आएगा। मम्मा ने भी आपके साथ में इस कार्य को शुरू किया था। साल 2002 में मम्मा ने ही इस काम को शुरू किया था। कोई एक ऐसी कहानी आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे जिसने आपको कहीं ना कहीं झकझोर दिया कि ऐसा भी कोई कर सकता है कि अपने माता पिता के साथ? मेरे कमरे में एक शख्स आया और उसने मुझे कहा कि नहीं, 1 मिनट थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा, डिसकंटिन्यू। आज जिस पावन जगह पर मैं बैठा हूँ, इस जगह पर जब मैं पहली बार आया था तब मैं इसे आश्रम कहता था। कुछ समय पहले यहाँ की संस्थापिका जी से जब मेरी बातें हुई तब मैं इन्हें कहता था कि आप ओल्ड एज होम हैं तो मैं आ जाऊं, तो मुझे डांट पड़ती थी कि ये कोई वृद्धाश्रम नहीं है, ये कोई ओल्ड एज होम नहीं है, ये है अनुबंध वृद्धजन कुटीर। कुटीर नहीं। मैं हूं आरजे रेक्स और आप देख रहे हैं जोधपुर पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड प्रेजेंटेड बाय सुरेश राठी ग्रुप। और आज की हमारी जो खास मेहमान हैं या जो शख्सियत हैं, जो एक ऐसी महिला हैं जो निश्चित रूप से मेरी नहीं आप सबकी भी फेवरेट होने वाली हैं और इंस्पिरेशन बनने वाली हैं। तो पॉडकास्ट को आखिरी तक जरूर देखिएगा, मेरा आपसे अनुरोध है। स्वागत है हमारे साथ पधारी हुई अनुराधा अडवाणी जी से। आप इस सुंदर से कुटीर की संस्थापिका हैं, इसके अलावा आप एक्ट्रेस हैं, इसके अलावा आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा आप ऑल इंडिया रेडियो के भी अप्रूव्ड अनाउंसर रह चुकी हैं। दूरदर्शन की बात कीजिए या सिनेमा की बात कीजिए, सब जगह का ये जाना पहचाना नाम है। और कुछ मिस तो नहीं हुआ मेरे से? आगे आगे देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, सबसे पहले तो अपना आशीर्वाद देने के लिए। चलिए, आप लोग यहाँ आए और इस आपके पॉडकास्ट के लिए आपने हमारे अनुबंध को सिलेक्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो अनुबंध वृद्धजन कुटीर है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, कब हुई? 2002 में हुई। क्यों मुझे नहीं पता, डेस्टिनी कह लीजिए या ऊपर वाले का आदेश कह लीजिए। और मैं खुश हूँ कि इस काम के लिए उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को सिलेक्ट किया। 2002 में शुरू किया, ज़मीन खरीदी, कंस्ट्रक्शन कराया और तब से लेके आज तक 22 साल हो गए। और हाँ, एक खुशी की बात ये भी है कि हम अगले महीने 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 23rd ईयर। अपने आप में एक अचीवमेंट मैं तो मानती हूँ। जब खोला था तब सोचा नहीं था कि मैं इतना आगे तक जा पाऊँगी, क्योंकि एक परिवार से शुरू हुआ था। तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या परिस्थितियां रहेंगी या कैसी होगी या क्या होगा, कुछ भी पता नहीं था, सब कुछ धुंधला सा था। लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आती गई और हम आपके सामने हैं आज। तो ये सुरीली आवाज आपने अनुराधा जी की सुनी, और जो पीछे बैकग्राउंड का जो पक्षियों की आवाज आपको आ रही है, ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये इस अनुबंध का ही एक छोटा सा पक्षियों का परिवार है। इसके बारे में भी आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिएगा और इस पॉडकास्ट में मिली जानकारियों को महसूस कीजिएगा। और सूचना और ये पूरा एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अनुराधा जी, जैसा कि आपने कहा कि 2002 में इसकी शुरुआत हुई,
तो क्या कोई व्यक्ति आपको मिले जिनकी सेवा के लिए हमने इसको शुरू किया था, या पहले हमने मंदिर बनाया था फिर हम सोच रहे थे कि कोई आएगा और रहेगा? फैमिली में जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों की सफरिंग्स देखी थी, फील की थी, महसूस की थी, उनकी देखभाल भी की थी, तो लगा कि ये एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमने ये सोच के शुरुआत की कि पता नहीं क्या होगा। जब शुरू किया था मैंने अभी आपको बोला कि बहुत धुंधला सा था कि हमको क्या करना है या क्या करना चाहिए क्या। तो फिलहाल कुछ भी करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ रूम्स होने चाहिए, एक जगह होनी चाहिए वगैरह। तो ये सोच के हमने ज़मीन खरीदी और 4-5 कमरे, हॉल्स बड़े बनाए, एक किचन, एक मेडिकल रूम, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के रखा। लेकिन जिस दिन 25 नवंबर 2002 को हमने इसका इनॉग्रेशन किया, उसके अगले दिन तो एक दादा आ गए कि 10 दिन से भूखा हूँ, खाना दो। तो वो पहली बार जब ऐसा देखा तो मैंने कहा दादा कहाँ से आए कि कुछ पूछो मत, भूखा हूँ 10 दिन से, खाना दे दो। तो ये शुरुआत थी कि भूखा हूँ 10 दिन से, खाना दे दो। मैंने कहा आपका परिवार कि हैं 9 बच्चे हैं पर भूख लगी है, खाना दे दो। ये था फर्स्ट इंसिडेंट हमारा अनुबंध का, और तब से लेकर आज तक। और रेक्स एक बात और बताती हूँ, इन सब चीज़ों को देख के हमने एक प्रिंसिपल बना लिया कि जो भी पहली बार अनुबंध में रहने के लिए आता है तो हम उससे उसके बारे में कुछ नहीं पूछते। हम कुछ नहीं पूछते कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किसने किया, क्या हुआ, फैमिली में क्या हुआ। हम सिर्फ ये पूछते हैं खाना खाओगे? तो 99.9% यस में होता है जवाब। सो पता नहीं अब इस परिवार में कितने दादा दादी हैं? अभी करीब 125 दादा दादी हैं। जी। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ उनको मिलती हैं? सुविधाएं में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे सिंगल बेड है, बेड साइड टेबल्स लगी हुई है, उन पे उनका थाली, कटोरी, प्लेट, चम्मच, चाय का कप, पानी की बोतल वगैरह वो सब रखी होती है। उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बेड टी, फ्रूट्स, दूध वगैरह सब उनकी टेबल पे आ जाता है। उन्हें हिलने की ज़रूरत नहीं है। हर रूम में टीवी लगा हुआ है, सभी रूम्स में कूलर्स लगे हुए हैं, अटैच टॉयलेट्स हैं विद बोथ फैसिलिटीज़। इसके अलावा हमने लिफ्ट लगा रखी है ऊपर नीचे जाने के लिए। 2 क्लिनिक्स हैं हमारे पास, एक आईसीयू है। क्लिनिक्स में सारे ईसीजी हो जाए, ब्लड टेस्ट, शुगर, ये वो सब कुछ है। ऑक्सीजन मशीन्स हैं, सक्शन, नेबुलाइजर। एक क्लिनिक हमने आम जनता के लिए खोली हुई है। कोई भी राह चलते आसपास के गांव से वगैरह कोई भी आ जाए, चाहे वो ईसीजी करवाना हो, चाहे दवाएं चाहिए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, प्लास्टर हो जाए, ये वो सब चीज़ें वो भी निःशुल्क है। बाहर वालों से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। और हमारी जो दोनों क्लिनिक्स हैं, जो पब्लिक के लिए है और जो हमारे दादा दादी अंदर हमारे इनमेट्स के लिए, उन सबको एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जगन्नाथ जी गहलोत, वो जिस दिन से अनुबंध खुला है उस दिन से हमारे साथ हैं और वो यहाँ पर निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं पिछले 22 साल से। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम सब की सेहत का ख्याल वो ही रखते हैं। तो आप सबकी ओर से, हम सब की ओर से पर्सनली मैं उनको थैंक्स देना चाहूँगी। इसके अलावा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, आरओ सिस्टम है, वाटर कूलर्स हैं, एक्वागार्ड है, फ्रिज हैं, हर 2 कमरों के बीच में फ्रिज लगे हुए हैं। सारा सिस्टम, एम्बुलेंसेस हैं 2, इमरजेंसी होती तो चलती रहती है वो भी। इंडोर गेम्स हैं, ताश, कैरम, चेस, लूडो, ये लोग सब अपने खेलते रहते हैं। लाइब्रेरी है, न्यूज़पेपर्स हैं। तो इनका टाइम पास हो जाता है आराम से। और क्योंकि 30 से 40-35 जने, मेरे को ध्यान नहीं है इतना, वो सब पैरालिसिस वाले हैं, वो तो उठ बैठ भी नहीं सकते हैं ऑब्वियसली। तो उनको उठाना, बिठाना, नलाना, धुलाना, सुसु, पॉटी, डाइपर्स, ये वो सब कुछ हमारा स्टाफ, जो 22 जनों का स्टाफ है यहाँ पर, वो ही सब ये काम करते हैं। उनकी देखभाल होती रहती है। और 2 क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आईसीयू है, उनका मेडिकल का काम भी पूरा होता रहता है और उनको टाइम टाइम पे दवाएं भी दी जाती हैं। बहुत सारे रोज़ प्रोग्राम्स होते हैं तरह तरह के यहाँ पर, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप आते भी हैं, आपको पता भी है। सो
हर तरह से एंटरटेनमेंट का और इनके दिनचर्या का ध्यान रखा जाता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखते हैं, वो है टाइम पंक्चुअलिटी। ब्रेकफास्ट होगा तो टाइम पे होगा, बेड टी होगी तो टाइम पे, लंच जो टाइम है वो ही होगा। तो इन सब चीज़ों से उनकी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। एक रेगुलरिटी हो जाती है पंक्चुअलिटी के साथ साथ में, तो उनका जो एक डे टू डे शेड्यूल है, उनका जो रूटीन है वो फिक्स होता है सारा। और बाकी हर चीज़ की फ्रीडम है, कोई धर्म जाति वर्ग है नहीं, सब जिसको जो करना है, पूजा करना हो करे, नमाज पढ़ना हो पढ़े, जीसस क्राइस्ट माय लॉर्ड जो भी है, क्योंकि हर धर्म के लोग हैं यहाँ पर, हम धर्म जाति वर्ग पूछते भी नहीं हैं। तो सब अपने अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो मुझे लगता है सारे भगवान यही हैं, मेरे अनुबंध में है, और इस बात से खुश हूँ मैं। सो कुल मिला के सारी व्यवस्था की है ताकि कहीं कोई किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। बाकी देखिए छोटा मोटा तो मैं नहीं कह सकती, कुछ कभी कुछ हुआ हो, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि सब खुश रहें, हम सब खुश रहें और खुशी खुशी ऊपर चले जाएं। तो एनिवर्सरी भी आ रही है 25 तारीख को, और 25 तारीख को अनुबंध का बर्थडे भी है। और मेरे हर काम में साथ देने वाले मिस्टर अडवाणी, नरेंद्र अडवाणी साहब, मेरे हस्बैंड, उनका भी बर्थडे है। तो हम दो बर्थडे साथ सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार उनका 70वां क्या बात है, 70th बधाई आपको जन्मदिन है। तो हम अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहेंगे। नरेंद्र अडवाणी साहब का जिक्र किया है अनुराधा मैम ने। मैं बताना चाहूँगा कि इस मंदिर के हर कार्य में उनका सहयोग भी अतुलनीय रहता है, और वो पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले व्यक्तित्वों में से एक हैं, और सदैव वो इस प्रयास में रहते भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र अडवाणी है, और मैं और मेरी पत्नी अनुराधा ने आज से 22 वर्ष पूर्व अनुबंध की स्थापना की थी। ये एक पारिवारिक उपक्रम था जो लेटर ऑन 10 वर्ष बाद एक ट्रस्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बुज़ुर्गों की सेवा एकमात्र ध्येय था, जिसे हम गत 22 वर्षों से करते आ रहे हैं। अनुबंध के बारे में या उसकी व्यवस्थाओं के बारे में अनुराधा आपसे बता ही चुकी है। मेरे विचारों में अनुबंध एक संस्था ज़रूर है, लेकिन एक बड़ा परिवार है। संस्था न होकर के एक परिवार है। और मेरी ये मानना है कि किसी भी रूप में, किसी भी कारणवश कभी भी हमें अपने माता पिता या बुज़ुर्गों को घर से बाहर नहीं करना चाहिए। उन्हें अनुबंध की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कभी बुज़ुर्गों को, जैसे वो अगर सपोज़ मैरिड नहीं है और अकेले हैं और उसके बाद बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो उन्हें हो सकता है अनुबंध की आवश्यकता हो, तब तक तो ठीक है। परंतु परिवार होते हुए परिवार छोड़ करके उनको आना पड़े, ये सबसे दुखद, इस परिवेश में सबसे दुखद घटना यही होती है। अनुबंध का संचालन होना या अनुबंध जैसी संस्थाओं का मेरे शहर में या किसी भी शहर में होना हमारे समाज के ऊपर एक धब्बा है। बुजुर्ग घर से बाहर हैं तो उनके लिए व्यवस्था है, ये एक अलग बात है, लेकिन हमें उसकी जड़ पे जाना चाहिए कि वो क्यों है और उसका निदान क्या है। अनुबंध या कोई भी वृद्धाश्रम निदान नहीं है, ये एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है। इसको हमें जड़ से मिटाना है। और जड़ से हम कैसे मिटा सकते हैं? पहली बात, हम युवाओं को ये आह्वान करना चाहते हैं कि किसी भी कारणवश कभी भी अपने माता पिता को घर से बाहर ना करें। ऐसी परिस्थिति ही पैदा ना हो कि उन्हें वृद्धाश्रम में जाना पड़े। यदि कुछ ऐसी इस परिस्थिति आ भी जाती है तो उसका निदान क्या हो। मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैरिड कपल हैं और हमारे कोई इशू नहीं है तो हम क्या करते हैं? हम जा कर के कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर हम चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम एक पेरेंट को अडॉप्ट करें। हमारा परिवार
हम किसी एक बुज़ुर्ग को ला करके अपने परिवार में अपने माता पिता का सम्मान दें, उसको उसकी देखभाल करें, उनको वैसा ही ट्रीट करें जैसे हम हमारे पेरेंट्स को करते थे, तो ये शायद इस समस्या के जड़ों पर प्रहार करना होगा, इस समस्या को जड़ से मिटाना होगा। जोधपुर में, मेरे शहर में 3-4 वृद्धाश्रम और होंगे। मेरे यहाँ 125, किसी के यहाँ 100, किसी के यहाँ 50, किसी के यहाँ 80, 300, 400। जोधपुर की आबादी 30 लाख, परसेंटेज निकालें तो शायद 1000 घर में एक व्यक्ति अडॉप्ट कर ले। 1000 परिवार में से एक बंदा अगर आगे आके एक पेरेंट को अडॉप्ट करता है तो जोधपुर में एक भी वृद्धाश्रम में कोई भी आदमी बाकी नहीं रहेगा। मेरा ये सुझाव है और ये यूथ को आह्वान है कि बुज़ुर्गों से घर में हमेशा सुकून, शांति, आशीर्वाद बना रहता है उनका, उन्हें अडॉप्ट कर लीजिए। एक पर्सन, वन फैमिली आउट ऑफ 100 फैमिलीज, इफ़ दे अडॉप्ट वन पेरेंट, हमारे समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। ऐसा मेरी सोच है। इसी सोच को लेकर के मैंने ये अनुबंध खोला था। मैं चाहता तो यही था कि मैं किसी एक पेरेंट को अडॉप्ट करूं, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, तो मुझे अल्टीमेटली अनुबंध खोलना पड़ा। लेकिन अगर मेरी तरह से अगर लोग सोचें और 1000 में से एक व्यक्ति भी आगे आ गया तो इस समस्या का परमानेंट समाधान हो सकता है। अब कई बार ऐसी स्थिति होती है न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कि ये संभव ही नहीं है कि हम फुल टाइम केयर कर सकें, तो ठीक है, आपकी भावना होनी चाहिए। अनुबंध चलाने के लिए भी कई सारे संसाधन चाहिए। आप जिस रूप में भी ऐसी संस्थाओं को मदद करना चाहें करें। अपना टाइम, अपना मनी, अपनी एनर्जी, अपना सहयोग जिस रूप में भी देना चाहें ज़रूर कीजिए। सिर्फ अनुबंध नहीं, अनुबंध जैसी अन्य संस्थाएं भी होंगी जो बच्चों के लिए, जो बुज़ुर्गों के लिए, जो इवन एनिमल्स के लिए काम करती हैं, उनमें अपना सहयोग कीजिए। सभी को आपकी आवश्यकता है। वो आपका टाइम भी हो सकता है, आपके द्वारा दिया हुआ धन भी हो सकता है, आपके द्वारा दिया हुआ कोई संसाधन भी हो सकता है। मैं तो आग्रह ही कर सकता हूँ सभी से कि आप अपना सहयोग किसी भी रूप में, किसी भी सामाजिक कार्य में ज़रूर करें। आप नौकरी करते हैं, आप धंधा करते हैं, आप अपना घर चलाते हैं, लेकिन कुछ समय, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, कुछ समय, कुछ धन, कुछ अपनी आय का एक मिनिमम परसेंटेज इन संस्थाओं में ज़रूर सहयोग के रूप में प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मम्मी की भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि साल 2002 में मम्मा ने भी आपके साथ में इस कार्य को शुरू किया था। साल 2002 में मम्मा ने ही इस काम को शुरू किया था, क्योंकि जब मैंने अभी बताया कि वो दादा आ गए थे कि भूख लगी है, खाना दो, उस वक्त तो मेरे पास किचन भी नहीं था। नेक्स्ट डे की ही बात है। तो मैंने माँ को फ़ोन किया, तो मैंने कहा माँ, एक 85 साल के दादा आ गए और वो खाना मांग रहे हैं। तो मेरे तो किचन भी तैयार नहीं थी उस दिन। तो मम्मी ने पहले कहा, तू ठीक तो है, कौन आ गया, क्या है? मैंने कहा पूछो मत, उसको खाना चाहिए। और तब यहाँ पर कोई बस्ती भी नहीं थी, यहाँ कोई दुकानें नहीं थी, कोई होटल्स नहीं थी जहाँ से मैं उनके लिए कुछ। तो पहला खाना जब मम्मी को मैंने बोला तो वो गाड़ी भर के सारा किचन का सामान और घर में जो खाना बना हुआ था वो लेके आई और उन्होंने ही उस दादा को खाना खिलाया। वो तो मम्मी ने 18-19 साल अनुबंध को संभाला है, पूरा मैनेजमेंट उनका था, वो संभालती थी। लास्ट ईयर वो गुजर गई और उनकी भी आखिरी इच्छा यही थी कि मुझे अनुबंध से ही ले जाया जाए। तो हमने उनकी इच्छा पूरी की। पहले उनको यहाँ लेकर आए और फिर यहीं से उनको शमशान में लेके गए। बहुत उन्होंने मेहनत की अनुबंध के पीछे और 86
इयर्स की वो होके गुजरी हैं, तब तक वो अनुबंध को संभालती रही। मुझे याद है कि मैं जब उनसे मिला था तब मैं देखता था कि वो किस तरह एक एक कार्यक्रम का यहाँ पर विस्तृत उसकी प्लानिंग करती थी, और जब भी अनुराधा मैम या नरेंद्र सर किसी कार्य में व्यस्त होते थे तो पूरी बागडोर वो संभालती थी। जहाँ पे भी वो हैं, निश्चित रूप से अनुबंध पर उनका आशीर्वाद है और हम सब पर भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दादा दादी हैं वो पूरे हिंदुस्तान से हैं? वो पूरे हिंदुस्तान से हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मुझे तो कई बार जगहों के नाम भी नहीं पता। आंध्रा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, झारखंड, जलगांव, गुड़गांव, जम्मू, उड़ीसा, पता नहीं कहाँ कहाँ से गूगल में सर्च करके आ जाते हैं। गूगल में 2-3 चीज़ें हाईलाइट की हुई है। एक तो ये टोटली फ्री ऑफ चार्ज है, ये निःशुल्क है, किसी से किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। दूसरा, कोई धर्म जाति वर्ग है नहीं कि ये इस पर्टिकुलर इस जाति का है या वो इस धर्म का है, वो है नहीं। और तीसरा, टिल डेथ, अंतिम संस्कार तक हम करते हैं, पूरा विधि के साथ करते हैं सारा संस्कार वगैरह। जो लोग मुस्लिम्स हैं तो उन्हें दफना दिया जाता है, जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए कॉफिन मंगवा के उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जिसका जैसा धर्म है उस हिसाब से करते हैं। और फिर एक कॉल ज़रूर करती हूँ घर वालों को, तो वो नहीं आते तो मेरा बेटा जो अबीर है वो अस्थियाँ लेके पुष्कर जाके विसर्जन करके आता है। तो ये पूरा प्रोसीजर हम लोग प्रॉपरली विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट और जो भी रिलीजियस हमारे नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से। मैं अगला प्रश्न यही पूछने वाला था आपसे कि क्या कभी ऐसा होता है कि इनकी संतानें आकर ढूंढने के लिए, पूछने के लिए कि मेरे माँ बाप यहाँ रह रहे हैं, मैं उन्हें लेने आया हूँ? ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि कभी कोई लेने नहीं आया, लेकिन वो बात वही है, जाके महीने भर में अच्छा वापस। तो कुछ चीज़ें होती है रेक्स, जैसे एक तो यहाँ पर वो रोज़ की जो खिटखिट छिक घर की लड़ाइयाँ, पैसा, प्रॉपर्टी, रिश्ते नाते, है ना, जो तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ें, वो सब, उन सबों से यहाँ पर मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तो ना कोई आपको नेक्स्ट मील की चिंता नहीं है। जो घर में जो चिंता रहती है कि 10 दिन और उससे भूखा हूँ, तो वो नेक्स्ट मील की जब चिंता ख़त्म हो जाती है, आपके पास आसपास कोई लड़ने वाला नहीं है, टाइम टू टाइम सब आपकी टेबल पे आ रहा है, डॉक्टर आपकी रूम में आ रहा है, दवाई आपके रूम में आ रही है, सब कुछ ऑटो मोड में होता रहता है। तो आदमी फिर धीरे धीरे भूलता जाता है। हाँ, मैं उनके घर की नहीं हूँ या मैं उनके सगे रिश्तेदार में नहीं हूँ या बच्चों में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ 18 साल से, कोई 15 साल से, कोई 12 साल से, कोई 5 साल से, 2 साल से, 2 महीने से सब रह रहे हैं। तो एक बार जो आ जाता है, वो मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसी परसेंटेज है कि वो वापस गया है, और अगर गया भी है तो आता ज़रूर है। उनके बच्चों के बच्चे, पोते पोतिया, दोती वगैरह वो मिलने आते हैं कभी? उनको मेरे यहाँ एक बार कोई स्कूल कॉलेज का ग्रुप आया हुआ था, तो बहुत डांस वांस करके और सारा ग्रुप चला गया। एक दादी बैठी बैठी रो रही थी, तो मैंने कहा अभी तो डांस कर रही थी इतना, अभी बच्चे सब चले गए, अब रो रही है। तो बहुत पूछने पे उसने मुझे बताया कि मैडम, वो जो एक चश्मे वाली लड़की थी ना, नाच रही थी, डांस कर रही थी, चश्मा लगी हुई, लंबी लंबी। मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ? कि वो मेरी पोती थी। पोती को नहीं पता ये दादी है उसकी। मैंने कहा ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। उसने कहा मैडम संभव है, पॉसिबल है, सब कुछ है, क्योंकि ये जब 1.5-2 साल की थी तब मेरे को घर से बाहर भेज दिया गया था। आगे उसने अपनी जर्नी बताई, फिर मैं छोटे बेटे के यहाँ गई, फिर मैं भाई के यहाँ गई, फिर छोटे भाई के गई, फिर उसने मुझे हरिद्वार छोड़ा, 6 साल हरिद्वार रही, फिर मैं ऐसा करके उसने बताया। तो ऑब्वियसली 1.5-2 साल की बच्ची को नहीं याद होगा कि वो उसकी दादी कहाँ है। तो मैंने कहा आपने कैसे पहचाना उसे? तो उसने मुझे एक बहुत छोटी सी बात कही रेक्स। उसने मुझे कहा कि उस लड़की में मेरे बेटे की शक्ल आ रही थी। मारवाड़ी में अगर हम उसे कहते हैं, तो उसने मुझे बताया कि मारे बेटे रो उड़िया रहो। तो और मेरा बेटा भी बहुत लंबा है और ये लड़की भी बहुत लंबी थी, है मतलब। तो मैंने चुपचाप आपके परमिशन के बगैर मैंने उसका नाम और उसके पापा का नाम पूछ लिया। एंड दैट
इस तरह से मुझे उसका नाम पता पड़ा। और तब मुझे पता पड़ा कि ये मेरी पोती है। पर मैडम देखो, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना, अबे तो इन्हें शादी करनी। और वो फिर उसके बाद उसने रोना शुरू किया, उसको देख के फिर मतलब सुन के ही इतना मुझे दुख हो रहा है। दिमाग खराब। मेरा निवेदन यही है हमारे इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं कि प्लीज आप अपनी जिंदगी की जद्दोजहद या आपकी वैवाहिक परेशानियों के चलते हुए अपने बच्चों से उनके दादा दादी, उनके नाना नानी मत छीनिए, क्योंकि ये एक ऐसी पूंजी है जो आप किसी भी दौलत से कभी उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये ऐसा आशीर्वाद है जिसे आप कभी नहीं पा पाएंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। नागौर रोड पर जब आप FDDI क्रॉस करेंगे तो FDDI के ठीक सामने नीमा नीमड़ी की तरफ अनुबंध वृद्धजन कुटीर का ये सुंदर सा प्रांगण आपको नजर आएगा। यहाँ पर एक ही जगह पर हमारे सभी दादा दादी के लिए, जो 125 दादा दादी यहाँ रहते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था के साथ साथ समय समय पर अनुराधा मैम जो है उनके लिए कई सारे आयोजन यहाँ पर करती हैं। जैसे सुंदरकांड का पाठ होगा, नवरात्रि सेलिब्रेट होगी, गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन होगा, दिवाली का सेलिब्रेशन होगा, आपका यहाँ पर होली होगा, यहाँ पर ईद मनाई जाएगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई धर्म की पाबंदी यहाँ नहीं है। तो ये बहुत सुंदर प्रांगण है। मैं बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब कभी भी आपको समय मिले, आप अपने बच्चों के साथ इस सुंदर से मंदिर में जरूर आइए। यहाँ आपको प्रभु का आशीर्वाद भी मिलेगा और खूब सारी दुआएं भी मिलेगी। अनुराधा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे तो यहाँ बहुत कहानियां होगी जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया होगा, आप दुखी भी हुई होंगी, आंखों में आंसू भी आए होंगे। कोई एक ऐसी कहानी आप हमारे व्यूवर्स से शेयर करना चाहेंगे जिसने आपको कहीं ना कहीं झकझोर दिया कि ऐसा भी कोई कर सकता है कि अपने माता पिता के साथ? एक कहानी, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं रेक्स। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आपने ऐसा डिफ़िकल्ट सवाल मेरे से पूछ लिया है। लेकिन एक दिन मैं रात को यहीं थी तो सुबह 8 बजे एक टैक्सी आई यहाँ पे, 3 व्हीलर आया। उसमें वो 3 व्हीलर वाले ने नॉक किया और कहा कि बाहर बुला रहे हैं। तो मैं बाहर देखने गई तो एक बड़ा हैंडसम सा दादा उसके अंदर बैठा था और उसने बोला, टैक्सी वाले ने कहा उतारो सवारी उतारो। तो मैंने कहा भैया आप कौन हैं, क्या है? कि कुछ नहीं, मैं तो बस स्टैंड से लेके आया हूँ। बस स्टैंड से? कि ये कोटा वाली बस से नीचे उतरे थे और एक आदमी आया था, उसने मुझे 100 रुपये दिए और कहा इनको इस एड्रेस पे छोड़ आओ। तो ये एड्रेस आप ही का है? मैंने बोला हाँ ये एड्रेस मेरा है। तो बोला उतारो उतारो। तो मैंने कहा भैया कौन है क्या है? कि मुझे नहीं पता कौन है क्या है और मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं, आप तो उतारो, मेरी सवारी का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा दादा आप उतरिए। तो उसने कहा तू कौन है? मैंने कहा दादा आप नीचे उतरिए। तो उसने कहा कहाँ? तो देन आई रियलाइज कि दादा देख नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा दादा आप कि तू है कौन, मेरे को दादा दादा कर रही है क्या? खैर एनीवे वो लंबी बात है। मैं उनको अंदर लेके आई, अंदर लाके ऑफिस में बिठाया। तो बोला मेरा बेटे का बंगला है वहाँ पे, तो मेरे को तू वहाँ छोड़ दे। पता नहीं मैं तो बस में कैसे चढ़ गया और कैसे उतर गया। समाओ मेरे को गरम गरम कॉफ़ी पिला दे बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए मुझे। तो मैंने देखा उनके यहाँ पे पूरा गर्दन में काफ़ी बड़ा घाव हो रहा था और पाँव में भी वो सारा ब्लीडिंग वगैरह कुछ हो रहा था। तो मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर किया किचन में और मैंने धीरे से पूछा दादा। वो बोले मैं तो अरे कोटा में हूँ, कोटा में मेरे बेटे का बंगला है, दिस दैट जो भी है। एक बेटा मेरा जोधपुर में है, एक वहाँ, बेटी डॉक्टर। समझ ही नहीं आया क्या है। तो स्टोरी ऐसी थी कि ये सब तो बात की बात है। फिर हमने जो किया, उसको कोटा की बस में बिठा दिया गया और उनको एक कोई नींद की गोली दे दी गई और स्लीपर में उनको सुला दिया गया। पास वाले शख्स को बोला कि ये 100 रुपये तो आप रखो और 100 रुपये टैक्सी वाले को दे देना और इस एड्रेस पे इनको छोड़ देना। तो कैसे कर सकते हैं? तो मैंने एक ब्लाइंड आदमी को, वो मेरे जो बहुत शुरू के जो अनुभव रहे हैं उसमें रहे ये रहा। फिर खैर जैसे जो हुआ वो हमने बाद में पता किया कि बहुत संपन्न परिवार का वो दादा था, और लेकिन एक्यूट डायबिटीज़ और ग्लूकोमा हो गया था तो वो आंखें चली गई थी
और फिर बाद में तो हमने जो कुछ किया वो हमें करना था, लेकिन ये चलता रहा है, मतलब सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा समहाउ। ये उल्टा और कहते सुना है कि बचपन में आपने हमारे स्कूल में एडमिशन कराया था, आज वापस हम आपका कर्ज चुका रहे हैं। और वो कई बार दादा बोलता है, बेटा अब तो उठा बैठा नहीं जाता है, सब कुछ मैडम करवाती है। तो बेटा बहुत प्यार से जवाब देता है कि अरे उठ बैठ के करना क्या है, राम राम करो, राम अपने आप उठा लेगा। तो ये इस तरह के जब कॉन्वर्सेशन सुनती हूँ कि अब उठ बैठ के करना क्या है, राम राम करो, राम अपने आप उठा लेगा, तो ये कहाँ की कल्चर आई है, मुझे समझ नहीं आता। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ कि इतना 22 साल देखने के बाद भी मेरे को तकलीफ हो जाती है। रोज़ देख रही हूँ, डेली। अभी आप उधर खैर वो बात नहीं करें, चलिए। सो इस तरह के केसेस आते रहते हैं, और आते जिनका दाना पानी यहाँ लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं से यहाँ पर आए। हाँ, ये विडम्बना ही है। आप देखिए ना, 2002 में एक बुजुर्ग दादा से शुरू हुई थी, आज 125 दादा दादी की सेवा यहाँ हो रही है। तो ये हम कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट का जो ढंडोरा पीट रहे हैं, वो डेवलपमेंट यहाँ नजर आता है जब आप ऐसे अनुबंध वृद्ध जिन कुटीर जैसे स्थानों पर आते हैं, आश्रमों में आते हैं, तब हकीकत पता चलती है कि हम कहाँ डेवलप हो रहे हैं। बड़ा सोचने जैसा विषय है ये। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में भी कोई परेशानी चल रही है, तो प्लीज कभी भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा कि जिन्होंने आपको जीवन दिया, जिन्होंने आपको जिंदगी सिखाई, उनकी जिंदगी को आप इस तरह किसी आश्रम में भेजकर उन्हें मत छोड़िएगा अकेला। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है। इतने लंबे समय से आप सेवा कर रही हैं, कई बार इंसान जो है अपने घर के 4-5 मेंबर को नहीं संभाल पाता है, और आप जैसा बता ही रही हैं कि इतने सारे जो केसेस और जो कहानियां हैं, उनमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि बहुत छोटा परिवार भी है तो भी उनको अपने माँ बाप को यहाँ आश्रम में छोड़ना पड़ता है। तो आप इतने बड़े परिवार को कैसे संभाल रही हैं? मतलब प्लेजर आई गेट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली मैं इतना सेफ और सिक्योर फील करती हूँ उन लोगों के साथ में कि मेरे घर वाले भी अब कहते हैं कि तुमको घर आना अच्छा ही नहीं लगता है, सारे दिन यही रहना। तो रियलिटी दिखती है सब तरफ ना, हर तरफ वास्तविकताएं झांकती है, और हमको लगता है कि आने वाला टाइम कितना टफ होने वाला है। सो ठीक है, मेरा स्टाफ है मेरे साथ 20-22 जनों का, वो 24 घंटे यहाँ रहता है, तो मैं उन पे रिलाई कर सकती हूँ। मेरे डॉक्टर्स हैं मेरे, और एक फ़ोन करना पड़ता है, अडवाणी साहब मेरी मदर अब गई हैं लेकिन इतने टाइम वो भी साथ थी, तो हमारी पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है इस काम। कभी तो ऐसा होता होगा ना कि आप भी थक जाती होंगी कि कितना दुख है दुनिया में, फिर आपको कौन मोटिवेट करता है? आप तो हम सबको मोटिवेट कर ही रही हैं। ऊपर से लगती है थप्पड़ कि थकना क्या है, व्हाट इज थकना। रेस्ट एक ही बार फाइनल रेस्ट होगा, उसके पहले कोई रेस्ट नहीं है। ठीक है, यही मान के चलते हैं। एक्टिंग करियर है, ऑल इंडिया रेडियो, नहीं वो बाकी सारी चीजें चल रही हैं, बराबर चल रही हैं। हाँ, उनमें ठीक है, थोड़ा सा गैप आ जाता है कई बार वो, लेकिन मेरी कल्चरल एक्टिविटीज़, मेरा म्यूज़िक, मेरा थिएटर, मेरी क्लासेस, कम्युनिकेशन क्लासेस, ये सब रेगुलर चल रही हैं। और ये मेरा रूहानी या आत्मिक जिसे आप बोल सकते हैं, वो पैशन है, वो मेरा शौक है, मेरी क्रिएटिविटी, जो मेरी एक क्रिएशन वाली एक अर्ज है कि रोज़ कुछ ना कुछ नया कुछ करें, तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। ये इस आपके इतने दादा दादी, इतना बड़ा स्टाफ, इतनी सारी व्यवस्थाएं, कई लोग होंगे जो डोनेट करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे। बहुत करते हैं, बहुत लोग। रेक्स 10-8-9 साल तक तो मैंने किसी से कुछ लिया भी नहीं। रादर हमारा पीआर थोड़ा वीक ही रहा है। हम लोग अपने में मस्त थे, हम तीनों, मम्मी और हम दोनों, तो हम करते रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर बना। मेरे मामा का एक एसोसिएशन था बॉम्बे में, उसकी मदद की वजह से ये फर्स्ट फ्लोर बना, उन्होंने सपोर्ट किया काफ़ी। तो ये बनने के बाद में 35 जने नीचे थे, तब तक तो हम उनको कर रहे थे, लेकिन जब 35 जने ऊपर भी हो गए, 6 महीने में ऊपर भी भर गया, उस वक्त हमें थोड़ा सा डबल हो गया मामला। तो
हमें लगा कि अब हमें थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत रहेगी। फिर हमने इतने दिन तो हम मना कर देते थे या क्या, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने लोगों का सहयोग एक्सेप्ट करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे ये एक फैमिली अफेयर बन गया। खूब लंबा चौड़ा परिवार है हम लोग का, तो सारा परिवार इन्वॉल्व हो गया, सारे फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो गए, सब कई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जोधपुर में, वो शामिल हो गए। उनको लगा जो भी एक बार अनुबंध देख लेता था या आ जाता था, उनको फिर लगता था कि हाँ सही जगह है, सही काम हो रहा है। तो फिर मुझे अब बहुत सहयोग है समाज का, और जो भी मुझे इस काम में सहयोग दे रहे हैं मैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ। ये जो आपने शुरू में एक नाम बोला, सुरेश राठी साहब, ये भी मेरी बहुत मदद करते हैं। आधी रात को भी फ़ोन करूँ तो इनका हाथ हमेशा अनुबंध पे रहता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो मुझे संभाल रहे हैं, अनुबंध को संभाल रहे हैं, और लोगों की मदद से मेरा काम आसान होता जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से समाज का भी एक सहयोग रहता है। जब इस तरह के संस्थान बेहतरीन काम करते हैं तो वो लोग भी आगे बढ़कर हेल्प करते हैं। मैं आप सभी व्यूअर को बता दूं कि इस संस्था का कोई ट्रस्ट नहीं है, यहाँ अनुबंध ही अपने आप में एक ट्रस्ट है, संस्था है। आप भी अगर कुछ सहयोग करना चाहें तो उसके लिए हमें मैम गाइड करेंगे कि कैसे कोई सहयोग कर सकता है, किस प्रकार के मुख्य सहयोग की आपको उम्मीद रहती है? सहयोग जो जैसा करना चाहे, इसमें कोई बंधन नहीं है। रोज़ 150-300 जनों का खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट 150, फिर लंच 150 ऐसे करके। किचन का सामान तो रहता ही है, देन टॉयलेटरीज होती हैं, कपड़े होते हैं, सबके गैजेट्स जितने भी हैं मेरे पास, आईसीयू भी है, क्लिनिक्स भी हैं, ये है वो है। तो सब चीज़ों में जिसको जहाँ कंट्रीब्यूट करना हो कर सकता है। एक हमने बैंक अकाउंट भी खोल रखा है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको दे दूंगी, तो वो भी है। कोई वो हमने एटीजी वाला वो भी लिया हुआ, इनकम टैक्स रिबेट जो मिलती है तो वो भी हो जाता है। मैंने जैसा भी जो जिस फॉर्म में या जिस वे में जो करना चाहे वो कर सकता है। और ये आवश्यकताएं जो होती है ये कैसे पहुंचती है समाज या आम जनता तक? मैंने कभी वो लिस्ट नहीं निकाली या क्या। अगर कोई मुझे फ़ोन करके पूछता है कि मैडम हम कुछ लाना चाहते हैं तो क्या लाएं, तो सबसे पहले पूछ लेती हूँ आपका बजट क्या है, मैं उस हिसाब से बताऊँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स तो ख़त्म होती ही नहीं है। आज ये चीज़ आ गई तो कल दूसरी ख़त्म हो गई, तीसरी, तो वो तो ख़त्म नहीं होती। लेकिन टाइम पे जो मुझे पूछ लेते हैं तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, तो ऐसे करके। बाकी घर है ही है, अडवाणी साहब है ही है। मैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए और एक आम जनता को भी एक आइडिया मिल जाए उसके लिए पूछना चाहता हूँ, एक महीने का रनिंग कॉस्ट इस तरह के संस्था में कितना रहता है एवरेज? मतलब एग्जैक्ट नहीं, एक्चुअली बहुत एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगी, वो आपको वही बताते, लेकिन इट इज समवेयर अराउंड 9, समटाइम्स 8, 9.5। कभी जैसे डेथ हो गई तो एक डेथ होते ही वो 10-15 वो और 1000 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, कोई सीरियस हो गया, ये है वो है, तो एक्सपेंसेस तो 8 to 9 लाख पर मंथ। 9 ही क्रॉस करता है ज़्यादातर। मेरे पास रेक्स अभी, जैसे मेरे रूम्स फुल हैं सारे, हमने 3 के हिसाब से बनाए थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर 6 हुए। हर रूम में 6-6, 7-7 जने हैं। जब और भी लोग आने लगे, और अगर मैं मना कर देती थी कि मेरे पास जगह नहीं है, तो रात को अंधेरे में गेट के बाहर छोड़ के चले जाते हैं। ये एक और हमने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर हम दिन में किसी को भी ये कहें कि जगह नहीं है, तो रात को अंधेरे में गेट के बाहर छोड़ के चले जाएं। तो अगर किसी आदमी को पैरालिसिस है और गाड़ी से उतार के उसको छोड़ दिया जाए, तो वो तो जब तक आप उठाओगे नहीं तब तक हम, तो फिर मैंने ये पूरा जो बाहर आप एरिया देख रहे हैं इधर, इसको कवर करवाया। इसमें पंखे, लाइटें, कूलर्स वगैरह सारा लगवा के, और जो इस तरह से अचानक से आ जाते हैं या क्या, कोविड के टाइम में बहुत लोग आए थे, उस दौरान मैंने ये हॉल बनवाया कोविड के टाइम में।
क्योंकि इतने लोग आने लगे थे, मैं तब ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, तो ऐसे करके धीरे धीरे, मुझे भी नहीं पता कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कई बार समझ में भी नहीं आती कि क्या करूं या कैसे करूं, या अब ये इस बाउंड्री वॉल के अंदर ये मेरी जगह है, ये मेरी एक दुनिया ये भी है। मैं ये अगला उड़ते सवाल हुए यही पक्षी। पूछने वाला था आपसे। सो ये सब हमारी लाइफ लाइन है, ये हमें जिंदा रखती है। ये अभी हम यहाँ एक्चुअली हमने आज एनक्रोचमेंट कर लिया है, ये जगह इनकी है, उनकी जगह हम बैठ गए आके। सो ये लोग नाराज हैं काफी, वो देखिए सब देख रहे हैं, इधर से सब देख रहे हैं कि ये हमारी जगह पे बैठे हुए। वही तो कह रहा हूँ, इसलिए बार-बार खुद उड़ के आ जाते हैं। हम भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा, आप हमारी जगह पे कैसे काम करते हैं? तो मेरा ये एक संसार है, दुनिया है, बहुत सारे खरगोश, पिजन्स, ये वो, तो एक लाइफ रहती है। आपको एक रिक्रिएशन, रिहेबिलिटेशन, या आप जो भी इसे समझ लें, तो मुझे अच्छा लगता है। ये पक्षियों का जो आपने इतना सुंदर यहाँ पर बनाया है, ये इसके पीछे की क्या कहानी है? कुछ नहीं, वो मारवाड़ी में अपन बोलते थुतका नाको। मैं तो 2 या 4 कबूतर लाई थी। आगे आप। फिर मैंने धीरे धीरे वो किया, अब नेचुरली आया सब लोग, मैंने कहीं से उठा के नहीं लाई हूँ या क्या। यहाँ मैं देख रहा हूँ बतख भी हैं जी, पिजन्स भी हैं जी, एक टॉर्टराइज भी मैंने देखा था यहाँ पर। एक खरगोश का बहुत सारा बड़ा वो है, मुर्गी भी है, इनका भी सब कुछ है। इनका भी लालन पालन इतना आसान नहीं होता होगा, इसमें भी बहुत रोज हाँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना, गेहूं, चावल सब खाते हैं ये लोग, तो रोटी भी खाते हैं। कंप्लीट जीवों की सेवा कर रही हैं, मतलब सब मुझे मनुष्य, प्राणी मैं की भी इतनी कर रही हैं आनंदित और हूँ, मुझे इन इतना पक्षियों मजा का आता भी, है। जीवों का भी आप ध्यान बस रख रही हैं। यही सोचती हूँ कि ये सब लोग खुश रहें अगर यहाँ आ गए हों। और कभी मुझे लगता है कि जैसे आज कोई उदास है या क्या है, ऑब्वियसली कभी कभार आप फैमिली को मिस करते ही हो, तो फिर एक अपना मनोविज्ञान बहुत काम करता है यहाँ पर, आपकी साइकोलॉजी अप्लाई करनी पड़ती है कि सपोज ताश वाश खेलने के सब शौकीन हैं, तो जिस दिन मुझे लगता है ये दादा आज उदास है, उस दिन हम रमी खेलते हैं तो मेरे एक भी सेट नहीं बनता, उनके बनता ही जाता। या हम कैरम खेलते हैं तो मेरी एक भी गोटी नहीं जाती, सारी वो क्वीन भी उनकी जाती, कवर भी उनका जाता, सब उनका जाता। तो धीरे धीरे ना वो एक जीत का जब एहसास होता है कि मैडम को सिखा दिया, खेल ही नहीं पाती है कुछ भी। सो एक वो जो फीलिंग आती है, वो धीरे धीरे कहीं उनको थोड़ा सा ध्यान हटाने के लिए कभी सांप सीढ़ी खेल लेते हैं, तो कभी क्या, इंडोर गेम्स भी बहुत हेल्प करते हैं आपको। न्यूज़पेपर है, लाइब्रेरी है, सब पढ़े लिखे लोग हैं अपना, तो थोड़ा सा दिमाग से वो चीज़ हटाने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को कोई नहीं भूल सकता, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं। मैं भी जब ये संस्था देख रहा था तब मैंने देखा कि हर रूम में साफ सफाई और टेलीविजन की व्यवस्था, लाइब्रेरी यहाँ पर बनी हुई है, आर्ट एंड कल्चर के लिए बार बार समय समय पर कुछ ना कुछ आयोजन होते रहते हैं। बस जो मिसिंग है, जैसा मैम ने कहा, उनका परिवार। तो अगर यहाँ रहने वाले दादा दादी का परिवार इस समय ये वीडियो देख रहा है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यहाँ आएँ और सारी बातों को भूल कर अपने माता पिता को अपने साथ जरूर से लेकर जाएं, उनकी सेवा करें। और अगर आपके माता पिता इस संसार में नहीं है, तो फिर आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएं और उन्हें दादा दादी का यहाँ जो आशीर्वाद है वो उन तक पहुँचाएं, उनके साथ समय व्यतीत करें। आई थिंक इसके लिए तो रेक्स अडवाणी साहब हमेशा ये बोलते हैं, जब भी कभी ऐसी बात होती है तो वो सबको बोलते हैं, अडॉप्ट अ पेरेंट। किसी एक पेरेंट को अडॉप्ट, जैसे हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ना, गोद लेते हैं उनको, तो वो हमेशा एक मैसेज ज़रूर छोड़ते हैं कि सभी जने अगर एक पेरेंट, एक दादा को अडॉप्ट कर लें या साथ रखें या अडॉप्ट करें या जो भी है वो करें, या उनको उनकी केयर करें, उन्हें संभालें, तो मेरे ख्याल से ये इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने एक इंसिडेंट देखा था, मुझे याद है कि एक दादा ने अपनी इच्छा जताई थी। हमारे यहाँ से 6 या 7 देहदान हो चुके हैं और करीब 8-9 जनों की आई डोनेशन भी हो चुका है, क्योंकि 80-90 साल में आंखें इस लायक नहीं रहती, लेकिन कुछ अर्ली डेथ्स हुई थी तो हमने उनकी आंखें भी डोनेट की, देह दान भी किए। तो एक दादा ने इच्छा की थी कि मेरी देह दान करना, तो उनकी डेथ हो गई। हमने घर पे इन्फॉर्म किया कि देह दान करनी है,
तो आधा घंटे में 9 गाड़ियां आई, एक के पीछे एक यहाँ लग गई और उसमें से 4-4 जने उतरे। ठीक है, मुद्दा क्या था कि देह लेके जानी है, फिर मेडिकल कॉलेज में जाना है, फिर वहाँ पे सबको खड़ा करके फोटो होगी और देहदान होगी। अगले दिन पेपर में फोटो आएगी कि ओहो। तो मैं ये सोच रही थी कि ये आधा घंटे में 9 गाड़ियों में से 4-4 जने निकले हैं। ये अगर एक एक दिन भी इस दादा को संभाल लेते तो शायद दादा को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में वो फोटो सेशन हो रहा था कि भाई आप सब, इनके रिश्तेदार कौन हैं, सब खड़े हो जाएं, तो मैं, एडवानी साहब, हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब जो हैं जगन्नाथ जी, हम तीनों एक तरफ खड़े थे और वो 36 जने उनके साथ खड़े थे। तो मतलब जो 10 साल से यहाँ रहे थे तब तक कोई नहीं आया, लेकिन जैसे ही देहदान का और वो सब हुआ, सब लोग आ गए, सब लेके गए। हम तीनों कोने में खड़े थे, बाकी सबके इस परिवार ने देहदान किया। ये दुखद कहानियां हैं वाकई, मतलब सुन के ही रोना आ रहा है। मतलब बात क्या करें, समझ ही नहीं आता है कि मानवता खत्म सी हो गई है। लोगों के दिलों से प्रेम इस तरह से कैसे खत्म हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। बच्चों को अडॉप्ट करने का तो हमारे यहाँ अब एक तरह का कल्चर बन गया है, पर जो ऐसे दादा दादी हैं उन्हें भी आप अडॉप्ट जरूर करें। उनकी सेवा भी किसी ईश्वर की सेवा से कम नहीं है। बस यही अनुरोध मैं आपसे कर सकता हूँ। अनुराधा जी, बातें बहुत हैं, कहानियां बहुत हैं, दर्द खत्म ना हो ऐसा महसूस भी होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, तो निश्चित रूप से आपने इन कहानियों का एक संग्रह बनाया, जिसके बारे में मैंने किसी से सुना था कि आपने किताब बनाई है। किताब में मैंने काल्पनिक, उसमें आपने उसको मेंशन किया है। उसका नाम भी यही है, यथार्थ से परिचय। उसका फर्स्ट संकलन जो था वो था दरकते रिश्ते, रिश्तों में जो दरार आ जाती है वो। और उसका सेकंड जो पार्ट मैंने किया था वो यथार्थ से परिचय, रियलिटी। और सब में मैंने 100% सच्चाई लिखी हुई है। मेरा शब्द नहीं है वो, जो भी घटा या जो कुछ भी हुआ या किसी का मेरे साथ कॉन्वर्सेशन हुआ बेटे का, या सपोज मैंने उसको बोला कि तुम्हारी माँ बीमार है, तो उसने कहा तो क्या करूं, बीमार है तो आपने सेवा करने का बीड़ा उठाया तो करो सेवा, मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो। तो इस तरह के रिस्पॉन्स जो भी मुझे मिले वो मैंने सब पेन डाउन करके उनका पूरा एक संकलन मैंने बनाया। और उसमें भी मेरी सुरेश राठी साहब ने मदद की। उनका आप लिखो, बाकी काम मैं देख लूँगा। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने वो पूरा संकलन 3-4 बार, करीब 10,000 उसकी मैंने वो की। और उसका मैंने कोई मूल्य भी नहीं लगाया। उसमें मैंने यही लिखा कि पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, ताकि 100 जने पढ़ें, एक भी सुधर जाए, तो मुझे लगता है कि ये होगा। तो उसमें सब रियल स्टोरीज हैं जो भी यहाँ घटित हुई। जैसे एक माँ का बेटा आया था कि मिलना है, और वो माँ की चूड़ी उतार के ले जा रहा था। तो जब हल्ला हुआ तो चूड़ी 3-4 चूड़ियाँ थी, 4 में से गलती से उसके हाथ में एक ही आई, लेकिन शोर हो गया, चोर चोर, तो वो भाग गया लेके एक चूड़ी। तो मैंने वो स्टोरी भी उसको लिखा है। मैंने कहा आया तो वो 4 चूड़ी लेने था, मुझे कहा था माँ की याद आ रही है, माँ से मिलना है। फिर वो कमरे में गया, उस एक चूड़ी ले जा पाया। तो बाद में जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैंने क्लोजिंग उसका यही किया कि 4 में से 3 चूड़ियाँ रह गई थी, शायद 3 बार बेटा और मिलने आएगा, क्योंकि तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हैं मैंने लिखी है। पढ़ते हैं लोग। ज़्यादातर की एक्सक्यूज हम तो 2 से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाए, तो क्यों नहीं पढ़ पाए, पढ़ लो तो पता पड़ जाएगा कि रियलिटी क्या है। या कभी मिलने आते हैं ये परिवार अपने माँ बाप से? आते हैं 3-4 महीने में एक आध बार, कभी कोई, ज़रूरी नहीं बच्चे ही आए, कभी भाई बहन भतीजा, पर ठीक है। जब ये दादा दादी अपना प्राण गंवा देते हैं, उनकी सूचना आप उनके परिवारों को देते हैं, तो वो लोग आते हैं लेने के लिए? 10 में से 1 जना, बहुत कम रेशियो उसका, ज़्यादातर सब यही होता है। और हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप एक हमें मैसेज कर दो कि भाई इनका अंतिम संस्कार का अधिकार अनुबंध मैनेजमेंट को दिया जाता है। तो वो तो 1-2 मिनट में आ जाता है मैसेज आ जाता है। कि मैडम अब आप ही निपटा दो, तो फिर
ये जो टर्म है ये मेरी टर्म नहीं है, निपटा दो, ये उधर से सुनने में आता है मुझे, या हम तो अभी नहीं आ सकते, हम यहाँ हैं, हम वहाँ बिजी हैं, फला हैं, अभी कैसे आए, ये है वो है, अब आप ही कर दीजिए, फिर हम आके मिल लेंगे। तो फिर किससे मिल लोगे, मुझसे तो मिलना है नहीं, तो और आपके जो पेरेंट्स थे वो चले गए, तो मिल के क्या करोगे। बहुत सुपरफिशियल, मतलब सतही तौर पे कह सकती हूँ कि बहुत अजीब लगता था सुनना पहले कि अब आप ही कर दो मैडम साहब, हमारा तो आना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर ठीक है, हम सब कर लेते हमें। और ये सारे वो लोग हैं जो सक्षम हैं। सबसे बड़ी बात ये है, विडंबना ये है कि सक्षम होने के बावजूद अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो फिर आपकी जो योग्यता है या जो भी आपने अचीव किया है वो वाकई उस लेवल का है ही नहीं। मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा, मतलब एक प्रश्न है जहन में। आप इतने वर्षों से सेवा कर रही हैं और ये जो दादा दादी हैं ये आपको अपनी बेटी मानते हैं, आपको आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये मैं देखता हूँ यहाँ पर जब भी आता हूँ। कभी आपने जानने की कोशिश की है कि मुख्यतः क्या कारण रहता है, क्यों ये लोग यहाँ आना पड़े, इनको ऐसी स्थिति बनती है, मुख्य कारण क्या रहता है? इनिशियली जब हमने शुरू किया था तो हम बच्चों को दोष देते थे कि बच्चे खराब हैं या ये, लेकिन धीरे धीरे कुछ मेरे भी व्यूज़, हम लोग के व्यूज़ थोड़े चेंज होने लगे, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकलिटीज़ इतनी चेंज हो गई है कि हर घर में हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब करना होता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो वो छोटी से छोटी नौकरी भी होगी तो वो 7-8 घंटे आपके मांगती है। आपको सुबह से दिन रात शाम तक तो पहले जॉब करो, फिर अपने बच्चों को संभालो, उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन, उनकी मेडिकल का खर्चा, उनका ये सब कुछ इतना ज़्यादा बढ़ गया है आजकल, जो हायर स्टैंडर्ड्स हो गए हैं हर चीज़ के, तो कई बार बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं। एक बीमारी हो गई, आप हॉस्पिटल जाओगे, पहले तो चेकअप कराना है तो छुट्टी लो, फिर दूसरे दिन वो 25 टेस्ट लिखेंगे, फिर वो टेस्ट कराओ सारे, फिर छुट्टी लो, फिर वापस सारी रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास जाओ और ट्रीटमेंट लो, फिर छुट्टी लो। 3-3 छुट्टियां तो आपको नौकरी से निकाल देते हैं आजकल। वो कहते हैं मैडम, हम कई बार उनकी कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि वाकई लगता है कि हाँ बच्चों की मजबूरी है, वो नहीं कर पा रहे किसी न किसी कारण से, वो तो ठीक है, वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जब लगता है 9 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे, फिर भी नहीं लुक आफ्टर कर पा रहे हैं, तो वो एक गलत है। अगर वाकई प्रॉब्लम है, या वो गलत है कि घर में शादी है, 3 दिन के लिए लेके जा रहे हैं, इधर सब मेहमान निकले, इधर मम्मी पापा वापस। ऐसा भी करते हैं लोग? या घर में कोई डेथ हो जाती है तो 12 दिन जरूरी है पेरेंट्स का होना, तो 12 दिन घर में रख के वापस 13वें दिन वापस 13वां यहाँ हो जाता है उनका। सो ये चीज़ गलत है। ठीक है, आप छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको सोसाइटी को दिखाना है कि हमारे पेरेंट्स हैं, घर में शादी ब्याह है, फंक्शन है, तो आप पेरेंट्स को लेके जाते हो और चौथे दिन वापस आप छोड़ जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता। कभी आपके बेटे ने या परिवार के सदस्यों ने शिकायत नहीं की कि आप मम्मी, आप हमें तो टाइम देते ही नहीं हो? नहीं, वो तो मैं घर जाती हूँ तो पूछता आज घर में कैसे क्योंकि मैं यहाँ से थिएटर भी है, मेरे दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती, मेरी क्लासेस भी चलती हैं, वो तो उनमें लग जाती हूँ मैं। उनको वो सालों से देख रहे हैं आज की ऐसे ही है, तो अब तो मैं घर में कभी होती हूँ तो पूछते हैं घर में कैसे है, क्या हुआ आज, कोई स्पेशल बात है या क्या है क्या नहीं। लेकिन ठीक है, घर में मेरे साथ मैं अपने पापा के पास रहती हूँ। पापा मेरे 92 इयर्स के हैं, तो उनको भी ज़रूरत रहती है हमेशा, तो उनकी भी देखभाल मैं और एडवानी साहब और मेरा बेटा और हम सब मिल के करते हैं। तो कुल मिला के हमारा पूरा परिवार, हम सब साथ हैं और यहाँ भी हम सब साथ हैं। यहाँ भी ये सब साथ हैं। अनुबंध वृद्धजन, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। ये है अनुबंध वृद्धजन कुटीर, जहाँ आज हम आए हैं। और सवाल बहुत हैं, पर क्योंकि एक लिमिटेशन होती है तो हम अभी यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। बस अंत में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमें इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे आपका क्या अनुरोध है? अनुबंध की अनुराधा अडवाणी जी का अनुरोध मेरा अनुरोध सिर्फ इतना सा है कि 24 घंटे में से
15 या 20 मिनट अपने एल्डर पेरेंट्स को, दादा दादी को दे दीजिए बस। इससे ज़्यादा आप 20 मिनट भी उनके पास बैठ जाएंगे ना, एक चाय का कप शेयर कर लीजिए उनके साथ, या वो जो कहे वो सुन लीजिए ना। मैंने जनरली सुनती हूँ कि सारे दिन घर में खिटखिट करते रहते हैं, अरे तो आधा 15 मिनट खिटखिट भी सुन लें, इधर से सुन के निकाल दें, या जस्ट 15 मिनट उन्हें दे दें, 20 मिनट उन्हें दे दें, उनके पास बैठ जाएं, उनसे कुछ शेयर कर लें, उनकी बात सुन लें, उनको लगे कि हाँ कोई है हमें सुनने वाला, वो खुश हो जाएंगे। इससे ज़्यादा उनकी कोई डिमांड नहीं होगी, होती नहीं है नॉर्मली। तो इतना सा टाइम तो हम दे सकते हैं हमारे ग्रैंड दादा दादी या माँ मम्मी पापा के लिए, इतना समय देना चाहिए। और एक अनुरोध मैं ये करना चाहूंगा कि अगर आप भी अनुबंध वृद्धजन कुटीर में सहयोग करना चाहें तो नीचे बैंक डिटेल दी हुई है। इसके अलावा आप अनुराधा मैम से यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं। नागौर रोड पर FDDI इंस्टीट्यूट के ठीक सामने निम्बा निमड़ी में ये सुंदर आश्रम बना हुआ है, जहाँ 125 दादा दादी की सेवा अनुबंध वृद्धजन कुटीर की अनुराधा जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं यहाँ पर वो कर रहे हैं। आप भी जो अपने से बन पाए वो सहयोग जरूर करें, अपने माता पिता को समय दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे संस्थान और बढ़ें, हम ये सब मिलकर कोशिश करें कि ऐसे संस्थान धीरे धीरे कम हो और हम अपनों का विशेष ख्याल रखें। अनुराधा जी, आपकी सेवा को हमारा प्रणाम, अनुबंध को हमारा प्रणाम, नरेंद्र सर को हमारा प्रणाम, और इस परिवार को सेवा करने वाले तमाम सहयोगी, समाज सेवी, वॉलेंटियर्स और यहाँ जो सर्विसेज कर रहे हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपकी सेवा के लिए। निश्चित रूप से हम अपने जीवन में ये सीख लेकर यहाँ से जा रहे हैं कि हम कभी भी जहाँ पर भी हमसे जो बन पाए हम लोगों की सेवा जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।